हे भगवान, ये किस आलसी कामचोर को आपने मेरे गले में डाल दिया है। देखो तो जरा, इतनी देर से सिर्फ पोछा ही मार रही है और वो भी अभी तक खत्म नहीं हुआ। अरे घर के कितने सारे काम पड़े हैं, बर्तन मांजने हैं, कपड़े धोने हैं, खाना बनाना है और ऊपर से मेहमान भी आने वाले हैं। लेकिन यहाँ तो हालत ये है कि तेरा पोछा ही पूरा नहीं हो पा रहा है। तू चाहती क्या है आखिर? क्या सारे काम मैं ही करूं और तू बस यहाँ आराम से बैठकर टाइम बिताती रहे? अरे नहीं माँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, पोछा बताने का मेरा काम अब लगभग पूरा हो ही गया है। थोड़ी ही देर में मैं बाकी सारे काम भी कर दूंगी, बर्तन भी मांज दूंगी, कपड़े भी धो दूंगी और खाना भी समय पर बना दूंगी। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है माँ। ठीक है, लेकिन देख, जल्दी जल्दी काम निपटा लेना। आज तेरे पिता घर लौट रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि जब वो आए तो सब कुछ चमचमाता हुआ और बिल्कुल सलीके से हो। और हाँ, ध्यान रखना, भूल कर भी उन्हें ये मत बताना कि मैं तुझसे ये सारे काम करवाती हूँ। अगर तूने कभी जुबान खोल दी ना तो याद रखना, मुझसे बुरी और कोई नहीं होगी। जी माँ, मैं समझ गई। मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, आपके राज को राज ही रहने दूंगी। सुनैना ऐसे कहते ही वहां से चली जाती है। ईशा के पिता विराज एक भ्रमण करता है जो अलग अलग राज्य जाकर व्यापार करते हैं और 1 महीने बाद ही घर आते हैं। दोपहर हो आती है और ईशा के पिता घर आ जाते हैं। ईशा, ओ ईशा, अरे कहाँ हो तुम? जरा इधर तो आओ। देखो, मैं तुम्हारे लिए दूर से क्या खास चीज लेकर आया हूँ। अरे आप आ गए? मैं तो कब से आपकी ही राह देख रही थी, इंतजार में आंखें दरवाजे पर ही टिकी थी। हाँ, वो सब तो ठीक है, पर जरा बताओ तो सही, ईशा कहाँ है? घर में दिखाई क्यों नहीं दे रही? और कहाँ होगी, वहीं अपने कमरे में सो रही होगी महारानी। जैसे दिन रात कोई चिंता ही ना हो। कोई काम धंधा तो करती नहीं, सब बोझ तो मेरी ही माँ, आपकी पत्नी के कंधों पर है। वही सुबह से शाम तक घर संभालती है, काम करती है और ये बस आराम फरमाती है। पिताजी, आप ही बताइए, आप क्यों कभी ईशा को डांटते समझाते नहीं? उसे भी तो घर के काम सीखने चाहिए। अरे रहने दो बेटा, कोई बात नहीं, अभी तो वो उतने जिम्मेदार नहीं बनी है। हर चीज़ का एक सही समय होता है। जब इंसान बड़ा होता है तो हालात और तजुर्बे उसे अपने आप समझा देते हैं कि कौन सा काम कैसे करना है। तुम चिंता मत करो, अभी वो छोटी है, उसके मन में खेलने कूदने और अपनी दुनिया बनाने की चाहत ज़्यादा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे वो खुद ही जिम्मेदारी उठाना सीख जाएगी। लेकिन पिताजी, अब तो वो बिल्कुल छोटी नहीं रही। जरा सोचिए, जितनी उम्र में मुझे सुबह सुबह उठकर पानी भरना पड़ता था, चूल्हा जलाना पड़ता था और घर की छोटी बड़ी जिम्मेदारियां संभालनी पड़ती थी, उतनी उम्र तो उसकी हो ही चुकी है। मुझे तो कभी इतनी छूट नहीं मिली थी। मैं तो बचपन से ही मेहनत करना सीख गई, लेकिन ईशा को आप हमेशा बचपन का बहाना देकर टाल देते हैं। आखिर कब तक उसे यूं ही छूट मिलती रहेगी? बेटा देखो, तुम्हारी बात भी सही है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, हर इंसान की अपनी प्रकृति होती है। कोई जल्दी समझ जाता है, कोई देर से। जिंदगी का बोझ सबके कंधों पर एक ही समय नहीं डाला जा सकता। और फिर जिम्मेदारी सिर्फ काम करने की नहीं होती, जिम्मेदारी तो सोचने, समझने और दूसरों की परवाह करने से भी आती है। तुम्हें लगता है कि वो अभी काम नहीं करती इसलिए उसे समझ नहीं है, लेकिन यकीन मानो, जब समय आएगा वो तुम्हारी ही तरह घर का सहारा बनेगी। तुम निश्चिंत रहो, मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगा। आरोही, तुम्हारा गुस्सा मैं समझ सकती हूँ। तुम खुद मेहनत करती आई हो, इसीलिए तुम्हें लगता है कि ईशा को भी वैसा ही करना चाहिए। लेकिन हर बच्ची एक जैसी नहीं होती। और फिर मैं तो इस घर में आई ही किस लिए थी? यही सोचकर कि ईशा का अच्छे से ध्यान रखूं। आखिरकार वो मेरी बेटी है। हाँ, सौतेली हूँ, लेकिन माँ तो हूँ ना। माँ का रिश्ता खून का नहीं, दिल का होता है। जब उसकी असली माँ उसे छोड़कर चली गई थी, तब मेरा दिल ही बेचैन हो उठा था। मैं सोच में पड़ गई थी कि इस नन्ही बच्ची का क्या होगा, कौन देखभाल करेगा इसकी। उस दिन मैंने ठान लिया था कि चाहे लोग मुझे सौतेली कहें या और कुछ, मैं उसके जीवन में एक माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी। बिल्कुल सच कह रही हो। उस समय मैं तो बहुत चिंता में डूबा हुआ था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं, किस पर भरोसा करूं। ऊपर से मुझे व्यापार के लिए 1 महीने के लिए बाहर जाना पड़ रहा था। ऐसे में तुम्हारी माँ मेरी जिंदगी में आई और उन्होंने मेरी सारी चिंता हर ली। उन्होंने ईशा को गले से लगाया जैसे वो उनकी अपनी बेटी हो। तभी से मुझे इत्मीनान मिला और आज भी मुझे यही भरोसा है कि मेरी बेटी सही हाथों में है। इसीलिए मैं निश्चिंत होकर व्यापार कर पाता हूँ, क्योंकि जानता हूँ कि घर में मेरी बच्ची का भविष्य सुरक्षित है। तभी ईशा वहां पर आती है।
पिताजी आप आ गए। मैं तो कब से आपका इंतजार कर रही थी। आपको याद करके दिन ही काटे नहीं कट रहे थे। हर रोज आंगन में खड़ी होकर रास्ता देखती थी कि कब मेरी नजरों को आपका दर्शन होगा। आज तो जैसे मेरी सारी मनोकामना पूरी हो गई। अरे मेरी लाडली पुत्री, हाँ मैं आ गया। तेरी याद तो मुझे भी हर पल सताती थी। और देखो तेरे लिए मैं क्या अनमोल चीज़ लेकर आया हूँ। ये देखो, ये सोने का बना हार तेरे लिए विशेष रूप से बनवाया है। सोने का हार पिताजी? ये तो बहुत ही कीमती लगता है। आपको मेरे लिए इतनी बड़ी चीज लाने की क्या आवश्यकता थी? मेरे लिए तो आपका साया ही सबसे बड़ा तोहफा है। नहीं बेटी, तू मेरे घर की लक्ष्मी है। लक्ष्मी अगर बिना श्रृंगार और बिना गहनों के रहे तो वो शोभा नहीं देती। ये हार तेरी पहचान है, तेरे सौंदर्य की आभा है। इसे हमेशा संभाल कर रखना, खो मत देना। ये सिर्फ गहना नहीं है, मेरे प्यार और आशीर्वाद की निशानी है। जी पिताजी, मैं वादा करती हूँ कि इसे बहुत ही संभाल कर रखूंगी। ये मेरे लिए सिर्फ हार नहीं बल्कि आपकी ममता और आशीर्वाद की अमानत है। ये क्या पिताजी, आप हर बार सिर्फ दीदी के लिए ही तोहफे क्यों लाते हैं? मेरे लिए कुछ क्यों नहीं? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? आपके लिए मैं उतनी महत्वपूर्ण नहीं हूँ क्या? नहीं नहीं पुत्री, ऐसी बात मत सोचो। तू भी मेरी आंखों का तारा है। बस इस बार कुछ आर्थिक दिक्कतें आ गई थीं, इसलिए तुम्हारे लिए उतना महंगा गहना नहीं ला सका। पर मैं वादा करता हूँ, अगली बार तुम्हारे लिए भी एक सुंदर और कीमती गहना जरूर लेकर आऊंगा। अभी के लिए ये देखो, मैं तुम्हारे लिए चांदी की माला लाया हूँ। ये भले सोने जितनी महंगी ना हो, पर इसमें भी मेरा उतना ही प्यार और दुलार छिपा है। पर पिताजी, जब दीदी को सोने का हार मिल सकता है तो मुझे सिर्फ चांदी की माला क्यों? क्या मेरा हक इतना ही है? अरे कोई बात नहीं आरोही, तुम्हारे पिता ने कहा है ना कि अगली बार लाएंगे। और याद रखो, तोहफे की कीमत से ज्यादा उसमें छुपा प्यार मायने रखता है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी दीदी के लिए इतना सुंदर हार आया है। और अगर तुम्हें कभी पहनने की इच्छा हो तो तुम भी पहन लेना। तुम्हारी बड़ी बहन क्या तुझे मना करेगी, है ना ईशा? हाँ हाँ बिल्कुल, ये हार हमारा है। तू जब चाहे तब पहन सकती है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आखिर बहन का गहना बहन ही तो पहनती है। लो, अब तो सारी चिंता दूर हो गई। अब तो कोई शिकायत नहीं ना आरोही। तुम दोनों मेरी दो आंखें हो। एक आंख को अगर रोता देखूं तो दूसरी आंख कैसे खुश रह सकती है? हाँ ठीक है, लेकिन पिताजी इस बार तो मैं मान गई, पर अगली बार मैं आपसे कोई बहाना नहीं सुनूंगी। गहना तो मुझे भी चाहिए, और वो भी ऐसा कि सब मुझे देखकर कहें, देखो ये तो पिता की लाडली है। पक्का, अगली बार तुम्हारे लिए भी सुंदर गहना जरूर लेकर आऊंगा। ये मेरा वादा है। मेरी दोनों बेटियां मेरी शान हैं और मैं कभी इनमें फर्क नहीं कर सकता। पिता के आ जाने से ईशा बहुत ही खुश हो जाती है। उनके यहाँ आने के बाद सुनैना ऐसे दिखावा करती है कि वो ईशा से बहुत प्यार करती है और उसका पूरा ध्यान रखती है। अगले दिन ईशा के पिता व्यापार करने फिर से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद सुनैना फिर से ईशा से घर के सारे काम करवाने लगती है। आहा, देखो तो, नौकरानी की भी हैसियत नहीं और महारानी हार पहनेंगी। देख लड़की, तेरे पिता ने भले ही तेरे लिए वो सोने का हार लाए हो, पर तू उस हार को छुएगी तक नहीं। वो हार सिर्फ मेरी बेटी आरोही पहनेगी, तू नहीं, समझी? पर माँ, पिताजी ने वो हार मुझे कितने प्रेम से दिया है और कहा है इसे संभाल कर रखना। हाँ, तो तू भी आरोही को वो हार प्रेम से दे दे, वो भी संभाल कर ही रखेगी। ठीक है, अब चुपचाप जाकर काम कर। ज्यादा जुबान चलाएगी तो जुबान काट दूंगी तेरी, समझी? उसी समय एक औरत घर आती है। सुनैना, अरे ओ सुनैना, कहाँ है? बाहर आना, एक खुशखबरी देनी है तुझे। हाँ आ रही हूँ, और तू जल्दी से ये काम खत्म कर, घर में और भी काम है, समझी? अरे मोहिनी बहन, इतनी सुबह सुबह मेरे दरवाजे पर? जरूर कोई खास बात होगी। वैसे तुम्हारे चेहरे पर तो बड़ी खुशी झलक रही है। बताओ ना, कौन सी खुशखबरी लेकर आई हो? कहीं तुम्हारी सास का देहांत तो नहीं हो गया? अरे नहीं नहीं, ऐसा क्यों सोचती हो सुनैना? वो तो अभी 100 साल जिएंगी। उनकी किस्मत इतनी जल्दी छूटेगी क्या? उनके बिना तो मेरा जीवन अधूरा ही रहेगा। अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी। अच्छा छोड़ो ये सब, अब जल्दी से बताओ कि इतनी सुबह कौन सा तूफान लेकर आई हो? तो सुन, तुम्हें राणा जी का नाम तो मालूम ही होगा ना? अरे वही राणा जी जो इस राज्य के सबसे बड़े स्वर्ण व्यापारी हैं, जिनकी खदानें दूर दूर तक फैली हुई हैं। भला उन्हें कौन नहीं जानता? उनका नाम तो हर बड़े दरबार और हर मेले में लिया जाता है। हाँ वही,
अब सुनो असली खबर। वो अपने पुत्र के विवाह के लिए एक योग्य कन्या की तलाश में है और इस खोज में उन्होंने विराट जी के परिवार का नाम सुना है। उन्हें मालूम पड़ा कि विराट जी की इस नगर में कितनी इज्जत है और उनकी पुत्री आरोही कितनी गुणी और सुंदर है। क्या कह रही हो बहन, सचमुच राणा जी ने ऐसा कहा? ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है। सोचो अगर आरोही का विवाह वहाँ हो गया तो हमारी इज्जत कितनी बढ़ जाएगी। और नहीं तो क्या, उन्होंने तो ये तक पूछा है कि रिश्ते की बात करने के लिए वे कब हमारे घर आ सकते हैं। अरे वाह बहन, ये तो आरोही के भाग्य का सूर्योदय है। मैं तो अभी से सोच रही हूँ कि कल ही उन्हें बुला लो। मैं पूरी तैयारी कर लूंगी, आम पान मिठाई सब जमकर रखेंगे। लेकिन सुने ना, एक बात तो सोचो, आरोही से पहले ईशा है, बड़ी बेटी। समाज में ये ठीक नहीं माना जाता कि छोटी की शादी पहले हो। तुम्हें पहले उसका ही सोच लेना चाहिए। अरे बहन, तू गलत समझ रही है। ईशा के लिए उसके पिता पहले से ही वर तय कर चुके हैं। उनका रिश्ता पक्का है, बस मुहूर्त निकलना बाकी है। इसलिए आरोही की शादी पहले कर देने में कोई बुराई नहीं है। अच्छा, ऐसा है क्या? तो ये तो और भी अच्छी बात है। फिर तो देर किस बात की, तुम निश्चिंत रहो। मैं कल ही राणा जी और उनके परिवार को यहाँ लेकर आऊंगी। बहुत अच्छा किया तुमने ये खबर मुझे बताकर। मोहिनी बहन, सच कहूँ तो मेरा दिल खुशी से नाच रहा है। अब देखना कल का दिन इस घर के लिए कैसा शुभ साबित होगा। अरे आरोही, कहाँ है तू? जल्दी आ, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या बात है माँ? इतनी सुबह सुबह मेरी नींद क्यों खराब कर रही हो? पता है कितना प्यारा सपना देख रही थी मैं। बड़ी मुश्किल से आंख लगी थी और आप आ गई मुझे जगाने। अरे बेटा, आज तो तेरी नींद खराब करने की वजह ही खास है। जो खबर मैं लेकर आई हूँ उसे सुनकर तेरा सपना भी फीका लगने लगेगा। समझ ले, आज तेरी किस्मत करवट लेने वाली है। सच माँ, ऐसी क्या बात हो गई? क्या आप इतनी खुश दिख रही हो? कहीं मुझे बेवजह छेड़ तो नहीं रही? नहीं नहीं, इस बार मैं मजाक नहीं कर रही। सुन, तेरा रिश्ता तय होने वाला है, वो भी किसी साधारण घर में नहीं, बल्कि इस शहर के सबसे बड़े और नामी स्वर्ण व्यापारी के बेटे से। कल ही उनके घर वाले हमारे यहाँ रिश्ते की बात करने आ रहे हैं। क्या आप सच कह रही हो माँ? कहीं मुझे खुश करने के लिए झूठी झूठी कहानियां तो नहीं सुना रही? अरे पगली, मैं क्यों झूठ बोलूंगी, ये तो सच है। अब सोच, अगर ये रिश्ता पक्का हो गया तो तू महारानियों जैसी जिंदगी जिएगी। बड़े बड़े घर में रहना, नौकर चाकर होंगे, सोने चांदी के गहनों से लदी रहेगी। जो चीज तूने अब तक सपने में देखी है वो सब हकीकत बन जाएगी। वाह माँ, ये तो सुनकर ही मन खुश हो गया। सच कहूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी किस्मत मेरा दरवाजा खटखटाएगी। ध्यान से सुन ले, कल लड़के वाले आ रहे हैं तो कोई भी गलती मत करना, और जो भी कहूँ बिना कुछ सवाल जवाब किए उसमें हाँ में हाँ मिलाना, समझी? कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी माँ, मैं समझ गई, कोई गड़बड़ नहीं होगी। अगले दिन राणा जी और उनका पुत्र आते हैं। आइए आइए, आपका ही इंतजार था। कन्या कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कन्या अभी तैयार हो रही है, थोड़ी देर में आ जाएगी। तब तक आप लोग नाश्ता कर लीजिए। अरे ओ ईशा, मेहमान आए हैं, नाश्ता लिया? ये कौन है? क्या ये भी आपकी बेटी है? अरे नहीं, ये तो नौकरानी है। मेरी तो एक ही बेटी है। पर हमें तो कहा गया था कि आपकी 2 बेटियां हैं। अरे नहीं, दूसरी की तो बहुत पहले शादी हो गई। छोड़िए वो सब, देखिए आरोही आ गई है। प्रणाम। लड़की तो बहुत सुंदर है। क्या आता है करना? मतलब घर के सारे काम तो कर लेती हो ना? घर के काम तो क्या, आपके घर में नौकर नहीं है? नौकर तो हैं, पर हम सर्वगुण संपन्न बहू खोज रहे हैं जो घर के सारे काम करना जानती हो और हिसाब किताब भी कर लेती हो। पिताजी, आप तो हमेशा यही कहते हैं ना कि हमारे घर की बहू सर्वगुण संपन्न होनी चाहिए, जो संस्कारों से भरी हो, जो घर परिवार की जिम्मेदारियां निभाना जानती हो। तो क्यों ना आप मेरी शादी इसी नौकरानी से करा दे? देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे ये सचमुच बहुत पसंद आ गई है। ये ना केवल सुंदर है, बल्कि इसमें वो सारे गुण हैं जो एक आदर्श बहू में होने चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? ये एक नौकरानी है। तुम एक नौकरानी से शादी करने की सोच भी कैसे सकते हो? पिताजी, नौकरानी हुई तो क्या हुआ, आखिर बहू तो हमारे घर आनी है। हमें इसके घर पर थोड़े ही ना जाना है। और सच कहूँ तो बड़े घरों की लड़कियां इन कामों में से कुछ भी नहीं जानती। ना खाना बनाना आता है, ना बुजुर्गों की सेवा करना, लेकिन ईशा तो इन सब में निपुण है। मुझे यकीन है कि इससे संस्कारी और गुणी बहू आपको कहीं नहीं मिलेगी। घर के हर काम में निपुण है, चाहे रसोई हो, सफाई हो या परिवार के बड़े बुजुर्गों की सेवा करना हो, सब कुछ जानती है। और हिसाब किताब भी अच्छे से संभाल ही लेगी, क्योंकि इतने काम अकेले करती है तो दिमाग तो तेज ही होगा। अब बताइए, आप ही कहिए, ऐसी बहू आपको कहाँ मिलेगी? बात तो तुम्हारी सही है। तो ठीक है, बताओ बेटी, क्या तुम मेरे पुत्र से विवाह करने के लिए तैयार हो? माफ कीजिएगा, पर ऐसा नहीं हो सकता। ये आपसे विवाह नहीं करेगी।
अगर आपको विवाह करना ही है तो मेरी पुत्री से ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी शादी कहीं और तय हो चुकी है। ईशा, बताओ ना, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकती? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी शादी कहीं और तय हो गई है? तय होना और शादी होना दोनों में फ़र्क होता है। जब तक शादी के 7 फेरे पूरे नहीं होते कोई भी रिश्ता पक्का नहीं होता। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वो लड़का मुझसे ज़्यादा तुमसे प्रेम कर सकता है और ना ही मुझसे ज़्यादा तुम्हें खुश रख सकता है। अमीरी गरीबी की बात छोड़ दो, मैं इतना जानता हूँ कि तुम्हें यहाँ इस घर में वो इज्जत और प्यार मिलेगा जिसकी तुम हकदार हो। तो बताओ ईशा, करोगी ना मुझसे शादी? लड़के के ऐसा कहते ही सुनैना ईशा को घूर घूर कर देखने लगती है और इशारा करती है। माफ कीजिएगा, पर मैं उनसे ही शादी करूंगी। वो भले ही आपकी तरह अमीर ना हो, पर मुझे वो पसंद है। देखा आपने, मैंने तो पहले ही कहा था कि वो नहीं कर सकती है। अब आप मेरी पुत्री को देखिए, ये कितनी सुंदर है। ऊपर से हिसाब किताब भी कर लेती है, बस खाना बनाना नहीं आता, और वो भी सीख लेगी। माफ कीजिएगा, पर मेरे बेटे को आपकी बेटी पसंद नहीं आई। आपकी बेटी से ज्यादा तो आपकी नौकरानी खूबसूरत है और सारे काम में भी निपुण है। पर मेरी बात तो सुनिए। नहीं, अब हम कुछ नहीं सुनने वाले। अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं। तेरे लिए इससे भी अच्छा रिश्ता लेकर आऊंगी, तू बिल्कुल चिंता मत कर। हाँ, तू बस हिम्मत बनाए रख और भरोसा रख अपनी माँ पर। देखना, मैं ऐसा रिश्ता ढूंढ कर लाऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे। हाँ आरोही, माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर आज ही रिश्ता नहीं हुआ तो क्या हुआ, दुनिया खत्म थोड़ी हो गई। कल को कोई और भी अच्छा रिश्ता आएगा। हाँ हाँ, तू तो चुप ही रह मनहूस। तेरी वजह से आज लड़के वाले मेरी आरोही को मना करके चले गए। हर बार जब कोई रिश्ता आता है कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो हाथ से निकल जाता है, और मुझे साफ दिखाई देता है कि ये सब तेरी ही काली छाया का असर है। पर माँ, भला इसमें मेरी क्या गलती थी? मैंने तो वही किया जो आपने कहा था। चुपचाप बैठी रही, ज्यादा बोली भी नहीं। फिर भी अगर लड़के वाले मना करके चले जाते हैं तो इसमें मेरा क्या दोष है? हाँ हाँ, गलती तेरी नहीं मेरी है। मेरी ही गलती है जो मैं तुझे अब तक पाल पूछ रही हूँ। तेरी माँ तो तुझे जन्म देकर चली गई थी। शायद भगवान को भी पता था कि तू सिर्फ दूसरों की खुशियों में नजर लगाने के लिए पैदा हुई है। तू इस घर के लिए अशुभ है ईशा, और मैं कसम खाती हूँ सबसे पहले तेरी ही शादी करके तुझसे पीछा छुड़ाऊंगी, वरना तेरी परछाई भी इस घर की खुशियों को निगल जाएगी। ईशा मन ही मन परेशान होते हैं। हे भगवान, पता नहीं माँ मुझे मनहूस क्यों कहती रहती हैं। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, मैं तो वही करती हूँ जो वो कहती हैं। फिर भी अगर रिश्ता टूट जाए तो सारा दोष मेरे सिर पर क्यों आता है? आखिर मेरी गलती क्या है भगवान, मेरी क्या गलती है? माँ, आज उस मनहूस की वजह से इतना अच्छा रिश्ता मेरे हाथ से निकल गया। इतनी बड़ी उम्मीद थी मुझे कि आज सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सब बर्बाद हो गया। मैं कसम खाती हूँ मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। माँ, आप कुछ कीजिए ना, आप क्यों खामोश बैठी हैं? तू चिंता मत कर बेटी, मैं खामोश नहीं हूँ। अब देख मैं उसके साथ क्या करती हूँ। ऐसी चाल चलूंगी कि उसकी जिंदगी का रंग ही फीका पड़ जाएगा। ऐसा क्या करने की सोच रही है माँ? ज़रा मुझे भी तो बताइए। उसने तेरी शादी नहीं होने दी ना, अब मैं भी उसकी शादी किसी अच्छे घर में बिल्कुल नहीं होने दूंगी। वो चाहे कितनी भी सुंदर हो, चाहे कितनी भी गुणी क्यों ना हो, मैं उसे ऐसा वर दिलवाऊंगी जो हद से भी ज्यादा गरीब होगा, जिसके पास ना इज्जत होगी, ना दौलत, ना कोई सहारा। तब पता चलेगा उस मनहूस को कि जिंदगी का असली दर्द क्या होता है, और हमारी भी जान छूट जाएगी उससे। पर माँ, पिताजी का क्या? पिताजी तो ईशा दीदी से बहुत प्यार करते हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि आपने ऐसा सब किया है तो क्या वो गुस्सा नहीं करेंगे? अरे तू पिताजी की चिंता मत कर, मैं ऐसी चाल चलूंगी, ऐसा जाल बिछाऊंगी कि चिट भी मेरी होगी और पट भी। सबको लगेगा कि सब कुछ किस्मत का खेल है, और पिताजी भी सोचेंगे कि जो हुआ बस ऊपर वाले की मर्जी से हुआ। तभी एक आदमी घर आता है। अरे कोई है क्या घर में? अरे क्या हो गया, क्यों बुला रहे थे? कुछ बेचने आए हो क्या? अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ कुछ बेचने नहीं बल्कि विराट जी का संदेश लेकर आया हूँ। वो कल एक बहुत ही बड़े व्यापारी का रिश्ता लेकर आने वाले हैं ईशा के लिए। सुना है उस परिवार के साथ महाराज का भी बहुत अच्छा संबंध है, और वो इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी हैं। उनसे बड़ा व्यापारी इस राज्य में कोई नहीं है। तो कल ईशा को तैयार करके रखने को कहा है। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। माँ, ये क्या, इससे भी बड़ा व्यापारी? सारे अमीर लोग इसके ही नसीब में क्यों लिखे?
ऐसे में तो ईशा बहुत ही अच्छे घर में चली जाएगी और हम सब तो उसके सामने कुछ भी नहीं होंगे। तू चिंता मत कर आरोही, आने दे लड़के वालों को, लेकिन शादी तो उसकी गरीब से ही होगी। तू सिर्फ देखती जा मैं क्या करती हूँ। अगले ही दिन ईशा के पिता विराज ईशा के लिए रिश्ता ले आते हैं। इनसे मिलिए, ये मेरी धर्मपत्नी सुनैना, और बगल में जो है वो मेरी छोटी बेटी आरोही है। और सुनैना, इनसे मिलो। ये है यहाँ के सबसे बड़े व्यापारी, जिनका महाराज जी के साथ भी उठना बैठना है। क्यों? अरे इनको कौन नहीं जानता, इनके तो चर्चे हैं हर जगह। अरे वो सब तो ठीक है, परिचय तो होते रहेंगे, पर लड़की कहाँ है जिसे देखने हम आए हैं? कहीं दिख नहीं रही है। वो तो तैयार हो रही है, आती ही होगी। ओह ये देखो आ भी गई। आओ ईशा, मेहमानों को चाय दो। वाह, तुमने जैसा कहा था विराज, तुम्हारी पुत्री तो उससे भी ज्यादा सुंदर है। मुझे तो लड़की देखकर ही पसंद आ गई। अरे इतनी भी क्या जल्दी है भाई साहब, दोनों को आपस में बात करने दीजिए, आपस में एक दूसरे को समझने दीजिए। जब दोनों एक दूसरे को अच्छे से देख लें, बात कर लें, पसंद कर लें, उसके बाद ही तो रिश्ता समझे कि पक्का है। हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जाओ बेटा, जाकर मिल लो, और हाँ, अच्छे से बात करना, शर्माना मत। जी पिताजी, मैं समझ गया। दोनों अकेले में बातें करने चले जाते हैं। मैं उन्हें बुलाकर लाती हूँ, काफी देर हो गई है। हाँ हाँ, जल्दी ले आइए, हम भी उत्सुक हैं ईशा से मिलने को। आखिर आगे की बातें भी तो करनी है। तो कैसी लगी आपको हमारी ईशा? हमें तो ईशा बहुत ही अच्छी लगी। उसकी सादगी और संस्कार दोनों ही दिल को छू गए। हमें तो ये रिश्ता पूरी तरह से मंजूर है। पर माफ कीजिएगा, सच कहूँ तो ईशा को ये रिश्ता मंजूर नहीं है। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? इतनी अच्छी बात के बीच अचानक ऐसा क्यों कह रही हैं आप? देखिए, बात दरअसल ये है कि ईशा आपसे कहने से डर रही थी, लेकिन मैं एक माँ हूँ और मैं अपनी बेटी का दर्द जानती हूँ। ईशा किसी और को पसंद करती है। हाँ, वो लड़का गरीब है, उसके पास वैसा ठाट बाट नहीं है जैसा आप लोगों के पास है, और यही वजह है कि ईशा के पिताजी इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। लेकिन ईशा उसे सच्चे दिल से प्यार करती है। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, अगर आप इस रिश्ते को मना कर दें और कोई बहाना बना दें तो हमारी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, पर मैं ये बात सीधे ईशा के मुंह से सुनना चाहता हूँ। ईशा, अब तुम बताओ, तुम्हारी माँ जो कह रही हैं क्या वो सच है? क्या वाकई तुम किसी और से प्रेम करती हो? सुनैना ईशा की ओर घूरकर इशारा करती है। ईशा धीरे धीरे सिर झुकाते हुए कहती है, जी हाँ, ये सच है। मैं किसी और से प्रेम करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। मैं आपसे एक और गुजारिश करती हूँ, कृपया ये बात मेरे पिताजी को मत बताइएगा कि मैंने आपसे ये सब कहा है, वरना वो और नाराज हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं वादा करता हूँ तुम्हारे पिताजी से कुछ नहीं कहूँगा। देखो, शादी जिंदगी भर का बंधन है। अगर तुम किसी और से सच्चा प्रेम करती हो तो मैं तुमसे ज़बरदस्ती शादी नहीं कर सकता। मैं अभी जाकर इस रिश्ते के लिए मना कर दूंगा और ये बात बाहर किसी को भी नहीं बताऊंगा। तुम्हारी खुशी सबसे ज़रूरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे समझा और मेरी बात को महत्व दिया। मैं आपके इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगी। लड़का जाता है और जाकर इस रिश्ते के लिए मना कर देता है। पर बेटा, तू मना क्यों कर रहा है? सोच कर देख, लड़की कितनी सुंदर, सुसंस्कारी और समझदार है। ऊपर से वह मेरे बचपन के घनिष्ठ मित्र की बेटी है। अगर ये रिश्ता हो जाए तो ना सिर्फ तेरा घर बस जाएगा, बल्कि हमारी पुरानी दोस्ती भी और मजबूत हो जाएगी। सच मान, इससे अच्छा और भरोसेमंद रिश्ता तुझे और कहीं मिलना मुश्किल है। मैं आपकी बात समझता हूँ पिताजी, और मैं आपकी भावनाओं की कद्र भी करता हूँ, मगर शादी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होता है। इसमें सिर्फ रूप रंग या पारिवारिक जान पहचान ही सब कुछ नहीं होती। ये जरूरी है कि मुझे भी वो लड़की दिल से पसंद आए, उसका स्वभाव मुझे भाए। अगर शुरुआत से ही मन तैयार ना हो तो आगे चलकर दोनों ही परेशान होंगे। आप ही बताइए, क्या ऐसी शादी में कोई सच्ची खुशी रह पाएगी? बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा। शादी दो जिंदगियों का मिलन है, मजबूरी नहीं। अगर तेरे दिल को मेरी बेटी पसंद नहीं आई तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं अपने मित्र को अच्छी तरह जानता हूँ और जानता हूँ कि वह तुझे जबरदस्ती कभी शादी के लिए मजबूर नहीं करेंगे। आखिरकार बेटी और दामाद दोनों की खुशी सबसे अहम है। मुझे थोड़ा दुख जरूर है, लेकिन मैं इसे जबरदस्ती का रिश्ता नहीं बनाना चाहता। मित्र, अगर मेरी तरफ से कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। अब हम चलते हैं। बेटी, तो चिंता मत करना,
रिश्ता टूट जाने से जिंदगी नहीं रुकती। ये रिश्ता नहीं हुआ तो क्या हुआ? भगवान ने चाहा तो मैं तेरे लिए इससे भी अच्छे अच्छे रिश्ते लेकर आऊंगा। तू तो मेरी राजकुमारी है, मैं तुझे सबसे अच्छा जीवन देना चाहता हूँ। पिताजी, आप व्यर्थ चिंता क्यों करते हैं? मैं तो बिल्कुल चिंता नहीं कर रही, बल्कि सच कहूँ तो इस बहाने मुझे कुछ और दिन आपके साथ रहने का मौका मिल गया और यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। मेरा मन तो यही चाहता है कि मैं हमेशा हमेशा आपके पास ही रहूं। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मेरे लिए आप ही मेरी सबसे बड़ी ताकत और सहारा हो। मेरी प्यारी ईशा, तेरी बातें सुनकर मेरा दिल भर आता है। लेकिन बेटी, वक्त के साथ हर किसी को अपनी नई जिंदगी की ओर बढ़ना पड़ता है। तू चाहे जितनी भी मोहब्बत मुझसे करे, पर शादी तो तुझे करनी ही होगी। मैं तुझे यकीन दिलाता हूँ कि जिसके साथ भी तेरी शादी होगी वो तुझे दुनिया की सारी खुशियाँ देगा। तू एक रानी की तरह जिएगी, इज्जत, स्नेह और ऐशो आराम की जिंदगी के साथ। बस पिताजी, मुझे इतना भरोसा है कि आप मेरा फैसला कभी गलत नहीं होने देंगे। जब तक आप मेरे साथ हैं, मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं। अगले ही दिन फिर से ईशा के पिता व्यापार करने के लिए चले जाते हैं। उसके जाते ही सुनैना एक बहुत ही गरीब लड़के रवि को लेकर आती है ईशा के साथ विवाह कराने के लिए। ईशा बेटा, इधर आ, देख तो आज हमारे घर कौन आया है। माँ, ये कौन है? मैं इन्हें पहचानती भी नहीं। ये तेरा होने वाला पति है और आज ही तेरी इसके साथ शादी होगी, समझी? पर माँ, कम से कम पिताजी को तो आने दीजिए। उनकी पुत्री के विवाह में वो ही नहीं आएंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। क्या मुझे बेवकूफ़ समझती है? हाँ, तुझे क्या लगता है तेरे पिता आएंगे तो तेरी शादी इस गरीब फटीचर से होने देंगे? देख लड़की, तुझे तो इससे शादी करनी ही पड़ेगी। या तो तू इस घर में रहेगी या तो मैं। अब ये तेरा फैसला है, तेरे हाथ में है। अगर तूने इससे शादी के लिए मना कर दिया तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं माँ, ऐसा मत कहिए। अगर आप चली जाएंगी तो मेरे पिता का क्या होगा? तो जैसा मैं कह रही हूँ चुपचाप वैसा ही कर। ठीक है माँ, आप जिससे शादी करने के लिए कहेंगी मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। बस अब इस घर को छोड़कर कभी मत जाना माँ। उसके बाद ईशा की शादी उस गरीब लड़के रवि के साथ हो गई और ईशा उस गरीब के साथ उसकी झोपड़ी में चली गई। माँ, मुझे तो अब तक यकीन ही नहीं हो रहा है कि आपने इतने बड़े बोझ से इतनी आसानी से छुटकारा पा लिया। आपने तो उस मनहूस लड़की को घर से निकाल भी दिया और उसकी शादी भी एक गरीब फर्नीचर वाले लड़के से करा दी। माँ, आप तो कमाल की बुद्धि रखती हैं। सच कहूँ तो मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि इतना बड़ा मसला आप इतनी चतुराई से हल कर देंगी। अरे बेटे, यही तो अनुभव कहलाता है। ये जिंदगी हमें सिखाती है कि कब किससे क्या कहना चाहिए। पिताजी से क्या कहूंगी? वही कहूंगी जो उस लड़के से कहा था कि ईशा किसी और से प्यार करती है और वो लड़का बहुत गरीब है, इसलिए उसने घर की इज्जत का ख्याल किए बिना खुद ही भागकर शादी कर ली। अब भला इसमें हमारी क्या गलती? लोग भी सुनेंगे तो यही कहेंगे कि सुनैना ने बेटी को समझाया नहीं और बेटी अपनी जिद पर अड़ी रही। वाह माँ, दिमाग तो आपका लोहा मान गया। आपने ऐसा बहाना बनाया कि ना घर की इज्जत पर आंच आई, ना समाज सवाल करेगा और ना ही उस मनहूस से हमें दोबारा पाला पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। सच कहूँ तो माँ, आपके सामने तो कोई चालाकी भी छोटी पड़ जाए। और क्या, मेरी बेटी को रुलाने वाली को मैं ऐसे ही छोड़ दूं? ईशा ने बचपन से ही मुझे सिर्फ दुख ही दिए हैं। उसकी वजह से उसकी बहन का रिश्ता टूटा, घर में कितनी बार बदनामी हुई। अब उसी को सबक सिखाने का समय आ गया था। अब रहेगी वो उस गरीब आदमी के साथ जो न ढंग का खाना खिला सकेगा न कपड़े दिला सकेगा। देखती हूँ कितने दिन तक वो अपनी किस्मत को स्वीकार करती है। ईशा, मुझे माफ कर देना। मेरी गरीबी की वजह से तुम्हें इस टूटी फूटी झोपड़ी में रहना पड़ रहा है। तुम्हारी आंखों में देखकर लगता है कि तुमने कभी ऐसी जगह की कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे चेहरे पर भले ही हंसी है, लेकिन दिल के भीतर छुपा दर्द मैं साफ देख सकता हूँ। कोई बात नहीं, मुझे किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। अगर मेरे पति इस झोंपड़ी में रहते हैं तो यही मेरा महल है। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी यही है कि मैं आपके साथ हूँ। मैं महंगे कपड़ों या बड़े घर की नहीं, बल्कि सच्चे प्यार की भूखी हूँ और वो मुझे आपसे मिला है। तो क्या तुम्हें सच में कोई परेशानी नहीं है? पर मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे घर के तौर तरीके, तुम्हारी बोली, तुम्हारा रहन सहन सब इस बात की गवाही देते हैं कि तुम बहुत अच्छे और अमीर घर से आई हो। फिर मुझ जैसे गरीब इंसान के साथ तुम्हारी शादी कैसे हो गई? मैं तो खुद भी सोच में पड़ गया हूँ। कहीं कोई धोखा तो नहीं हुआ तुम्हारे साथ? असलियत तो बहुत कड़वी है। मेरी माँ को लगता है कि मैं मनहूस हूँ,
मेरी वजह से मेरी बहन का रिश्ता टूट गया। लोग भी घर में आए दिन ताने मारते थे कि ईशा अशुभ है, जिस घर जाएगी वहाँ दुर्भाग्य ले जाएगी। और इसी अंधविश्वास से छुटकारा पाने के लिए मेरी माँ ने मेरी शादी आपसे करवा दी। उन्होंने सोचा कि गरीब घर में भेज दो ताकि हमें भी शर्मिंदगी ना उठानी पड़े और उनसे भी पीछा छूट जाए। क्या कहा तुमने? भला कोई माँ अपनी ही बेटी को मनहूस कहकर किसी गरीब से शादी करा सकती है? ये सुनकर तो मेरी रूह कांप गई है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि माँ जैसी ममता से भरी हुई हस्ती भी इतनी निर्मम हो सकती है। पक्का वो आपकी अपनी ही माँ है ना? नहीं, वो मेरी सौतेली माँ है, पर मैं उन्हें अपनी माँ ही मानती हूँ। मैंने उन्हें कभी भी पराया नहीं समझा, पर शायद वो मुझे अपना नहीं समझती थी। खैर, ये सब छोड़िए। वैसे मेरा नाम रवि है। फिलहाल तो मैं अभी कुछ नहीं करता हूँ, पर आज मैं पूरी कोशिश करूंगी काम ढूंढने की। और हाँ, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा कि शाम तक कुछ ना कुछ ले आऊं, ताकि आज हमें भूखे न सोना पड़े। ऐसा कहते ही रवि काम ढूंढने निकल पड़ता है और ईशा घर के सारे काम करने लगती है और सारे काम करके रवि का इंतजार करने लगती है। शाम होते ही रवि कुछ सब्जियां लेकर आता है। आज कुछ खास तो नहीं ला पाया। ये कुछ सब्जियां हैं, थोड़ी बासी हैं, सस्ते में मिल रही थी तो ले लिया। अच्छा, कोई बात नहीं। वैसे आपको काम मिला क्या? माफ करना, काम तो नहीं मिला, पर मैं कल पक्का कोई ना कोई काम ढूंढ ही लूंगा। अगर आप बुरा ना माने तो मुझे घर के सारे काम करने आते हैं, तो क्या मैं दूसरों के घर काम करने जा सकती हूँ? ये तुम कैसी बात कर रही हो ईशा? मेरे होते हुए तुम काम करोगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम कुछ दिन इंतजार करो, मैं कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगा। अगर ऐसा है तो ठीक है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना बना देती हूँ। अगले दिन रवि को मजदूर का काम मिल जाता है और वो घर आकर ईशा को बताता है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक सुझाव दूं, जिससे आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं और इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं आज नदी से पानी लेने गई थी, तो मैंने वहाँ पेड़ पर बहुत सारे फल देखे, अलग अलग किस्म के। अगर आप उन फलों को बेचें तो कैसा रहेगा? बिना कोई खर्चा किए ही घर में पैसे आ जाएंगे और आपको बस एक ठेला खरीदना पड़ेगा। वाह ईशा, क्या सुझाव दिया है। आखिर हो तो तुम एक व्यापारी की पुत्री ही। मैं इतने दिनों से इस जंगल में हूँ, पर आज तक मुझे ये सुझाव कभी नहीं आया। तो ठीक है, मैं कल से ही ऐसा करूंगा। देखो ईशा, तुम्हारे कहने पर मैंने इतने दिनों में इतने सारे पैसे कमा लिए कि अब हम इससे एक अच्छा सा घर खरीद सकते हैं। तो क्या कहती हो? घर तो हम बाद में भी खरीद सकते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि आप बाजार में एक दुकान खरीद लें। उसके बाद आप अभी जितना कमा रहे हैं उससे भी कई गुना ज्यादा कमा पाएंगे और हम बहुत बड़ा घर खरीद सकते हैं। वाह ईशा, तुम्हारा दिमाग तो सच में तेज है। मैं सोच रहा हूँ कि दुकान के हिसाब किताब की जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे दूंगा। ईशा और रवि दुकान खरीदते हैं और कुछ ही समय में बहुत पैसा कमा लेते हैं। उस पैसे से एक बहुत अच्छा घर खरीद लेते हैं। 1 महीना बाद ईशा के पिता विलाज घर लौटते हैं। अरे सुनैना, आज ईशा नहीं दिख रही है, कहीं गई है क्या? कहीं गई है? अरे भाग गई है तुम्हारी बेटी किसी और के साथ। क्या कहा? भाग गई? वो भी किसी लड़के के साथ? तुम मुझे मूर्ख समझती हो क्या? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? बहुत हो गया। तुम दोनों का मुझे पहले से ही शक हो रहा था कि तुम दोनों मिलकर मेरी बेटी को परेशान करती हो, पर ईशा ने मुझे ये कभी नहीं कहा, इसलिए मैंने भी उतना ध्यान नहीं दिया। तुम्हें क्या लगता है कि ईशा मेरी बेटी बिना बताए ही चली जाएगी? वो मेरी बेटी है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अब सच सच बताओ कि कहाँ है वो, वरना समझ लेना कि आज के बाद हमारा रिश्ता खत्म। अरे नहीं नहीं, आप कृपया करके ऐसा मत बोलिए, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, ये सच है कि वो भागी नहीं है। मैंने ही उसकी शादी एक गरीब और फर्नीचर के साथ जबरदस्ती करा दी। अरे कैसी औरत हो तुम, माँ के नाम पर कलंक हो। मैं ही बेवकूफ़ था कि मैंने सोचा कि उसे माँ का प्यार मिल सकता है। काश मैंने तुम जैसी औरत के साथ कभी शादी ही ना की होती, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मुझे माफ़ कर दीजिए जी, अब मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्रोध में आकर मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया जिसकी अब मुझे माफ़ी भी नहीं मिल सकती है। जल्दी बताओ कि मेरी बेटी कहाँ है। जी मैं लेकर चलती हूँ। सुनैना विराज को लेकर उस झोपड़ी में जाती है, परंतु वो झोपड़ी बिल्कुल खाली थी। तुमने तो कहा था कि वो उस झोपड़ी में मिलेगी, पर वो तो यहाँ है ही नहीं। देखो, मेरे शांत होने का फायदा मत उठाओ, सच बताओ कि कहाँ है मेरी बेटी।
मैं कसम खाकर कहती हूँ जी, वो लड़का जिससे मैंने शादी करवाई थी वो यहीं रहता था, पर पता नहीं कैसे अब वो यहाँ नहीं है। मेरा विश्वास करें, मैं सच बोल रही हूँ। तभी वहाँ से एक बूढ़ी औरत गुजरती है। अरे क्या हो गया, आप रवि को ढूंढ रहे हो क्या, जो यहाँ पर रहता था? जी, क्या आपको पता है कि वो हमें कहाँ मिलेगा? असल में अब वो करीब नहीं रहा। उसकी शादी होने के बाद अब मानो उसकी किस्मत ही बदल गई हो और उसने अब खुद का एक घर खरीद लिया है। अब वो आपको शहर में मिलेगा। आप किसी से भी पूछेंगे तो वो उसका ठिकाना आपको बता देगा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद अम्मा। फिर दोनों शहर चले जाते हैं और कुछ लोगों से पूछने के बाद उन्हें वो घर मिल जाता है। अरे पिताजी, आप यहाँ, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? उसके बाद विराज ने उसको सारी बातें विस्तार से बताई। मुझे माफ कर देना बेटी, अब मुझसे क्रोध में बहुत बड़ी भूल हो गई। अब मैंने बिना सोचे समझे तुझे एक गरीब से जबरदस्ती शादी करवा दी। कोई बात नहीं माँ, मैं आपसे बिल्कुल भी रुष्ट नहीं हूँ। और वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपने भले ही एक गरीब से मेरी शादी करवाई थी, पर अब देखिए, अब ये गरीब नहीं रहे। अब मैं इनके साथ बहुत ही खुश हूँ। उसके बाद सुनैना को अपनी गलती का एहसास हो गया और ईशा का जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। जाने अनजाने में सुनैना ने बहुत अच्छा काम किया, जिस वजह से उसे माफ भी कर दिया गया और सब कुछ ठीक हो गया। तो दोस्तों, हमें एक अच्छी और प्रेरणादायक कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो कृपया करके एक प्यारा सा कमेंट कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।